हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 12th स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट। इसका पार्ट थर्ड हम लोग आज करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और 2 कर चुके थे, तो पार्ट थर्ड आज स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक होगा इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। कि मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स ए और बी हैं। किस टाइप के हैं मैट्रिक्स? दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं। मीनिंग ये हुआ कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन इसको ऐसे लिखें। दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो होंगे, एक कंडीशन है, उसको सेटिफाई करें। कंडीशन क्या है? कंडीशन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई को सेटिफाई करते हैं, तो जो मैट्रिक्स ए है वो बी का इन्वर्स होता है और बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of non-singular square matrix of non-singular square matrix of same order, दोनों क्या हों? सेम ऑर्डर में हों, and they are such that AB equals to BA, AB equals to BA equals to I, then matrix A is inverse of B and matrix B is इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या था इसमें कि जब दो मैट्रिक्स ए और बी इस टाइप से होते हैं कि दोनों नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और सेम ऑर्डर के होते हैं, दोनों मैट्रिक्स, एक कंडीशन था ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई को अगर सेटिफाई करते हैं। कंडीशन क्या है? ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। इस कंडीशन को अगर सेटिफाई करते हैं तो मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स कहलाता है और मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स कहलाता है। जो मैट्रिक्स होता है उसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ए पावर -1 लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ए इनवर्स बोलते हैं। तो ये हो गया। एज we know that adjoint of A into A equals to A into adjoint of A equals to determinant of A into I। एक कंडीशन था, इसको हम लोग इनवर्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और adjoint of A upon determinant of A into A equals to A into adjoint of A upon determinant of A। इनको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए आई अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ आई बचेगा तो आई यहाँ का जो ए था मल्टीप्लाई में, यहाँ राइट में आकर के अपॉन जाएगा। इसको ऊपर ले जाए तो क्या मिल जाएगा? इसी को लिख सकते हैं ए पावर -1, मतलब इनवर्स हो गया। ये दोनों इक्वल टर्म थे आपस में,
तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला मिल गया। किसी मैट्रिक्स ए का अगर इन्वर्स निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों जो मैट्रिक्स ए दिया है मैट्रिक्स ए का निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, ए इनवर्स की वैल्यू मिलती है। तो इस टाइप से हम लोग किसी दिए गए मैट्रिक्स ए के इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका हमको इन्वर्स निकालना है, उस मैट्रिक्स का स्टेप वन क्या होता है, हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ए। अगर मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर वो जीरो मिलता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अगर रखते हैं अपान में जीरो तो क्या शो करेगा, नॉट डिफाइंड। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का जो होता है वो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मिलता है वो नॉन जीरो मिलता है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। मतलब यह हुआ कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, सिंगुलर का नहीं। तो हम लोग इन्वर्स बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट, 2 लिया, इसके रो कॉलम छोड़ दिया, 4 5 2 3 मिलेगा, 3 4 जा 12 माइनस 2 5 जा 10, माइनस 3 लेंगे तो इसके रो कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 3 + 5 + 1 इसको लेंगे 1 को, तो 2 1 जा 2 + 4 2 + 4, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2 × 12 - 10 2 हो जाएगा, -3 × 8 + 6 4 -24 + 6 4 10 -24 = -14, since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। ये हो गया कि कंफर्म है कि इनवर्स पॉसिबल है इसका, क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए आर A11 क्या मिलेगा, इसको देखिए। 2 के रो कॉलम छोड़ दिया, 4 5 2 3 4 5 2 3, इसको लिया, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12 -2 5 जा 10, 12 - 10 2। नेक्स्ट A12 क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगा, 1 2 मीन्स 3, तो 3 का रो कॉलम छोड़ दिया, तो 1 5 -1 3 1 5 -1 3, इससे क्या मिलेगा, -3 + 5, ये हो गया हमारा -8। फिर A13 क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव रहेगा, A13 मीन्स 1, तो 1 का रो कॉलम छोड़ दिया, 1 4 -1 2 1 4 -1 2, तो ये हो गया 2 1 जा 2 + 4 6 हो गया। नेक्स्ट A21 क्या होगा, A21 ये नेगेटिव में आएगा, 1 लिया, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 2 3 3 1 2 3 2 1 मीन्स 1, तो 1 का रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 3 1 2 3, इसको लिखा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 - 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 2 -7 हो जाएगा। A22 क्या होगा, ये पॉजिटिव में आएगा, 2 2 मीन्स 4 का रो कॉलम छोड़ दिया, 2 1 -1 3 2 1 -1 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 3 2 जा 6 + 1 becomes 7। नेक्स्ट है A23, ये नेगेटिव में होगा, 2 3 मीन्स 5, तो 5 का रो कॉलम छोड़ दिया, 2 3 -1 2 2 3 -1 2 -2 2 या 4 3 1 जा 3 + 3 हो जाएगा ये, और ये हो गया -7। ठीक, अब इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं A31।
A31 क्या है, ये पॉजिटिव होगा, -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 4 5, 3 1 4 5, ये हो गया। तो ये मिलेगा 5 3 जा 15 -4 1 जा 4 बिकम्स 11। A32 क्या होगा, माइनस लिया इसको 32 को, तो 3 2 मीन्स 2 का रो छोड़ दिया, कारण से 2 1 1 5, 2 1 1 5 माइनस 10 -1 9 -9। ऐसे ही A33 लास्ट मिलेगा, तो A33 पॉजिटिव में आएगा, इसको लेंगे हम लोग 3, तो रो छोड़ दिया, कारण से 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसको सॉल्व किया तो 4 2 जा 8 -3 1 जा 3, ये हो गया 5। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स C इक्वल्स टू, इसको C मान लिया, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 -8 6, ये फर्स्ट रो हो गया, 2 -8 6, और सेकेंड रो होगा -7 7 -7 -7 7 -7 -7 7 -7 11 11 -9 एंड 5। तो ये हमारा हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। सिंस एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ C, 2 -8 6 -7 7 -7 11 -9 5, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। क्या मिलता है हमको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 2 -8 2 -8 6 हो जाएगा, ये -7 7 -7 11 -9 5, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब निकालते हैं इनवर्स। मेथड क्या था, सिंस A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट क्या था इसका, -14 था, तो इसको लिख सकते हैं -1/14 या 1/14, और एडजॉइंट क्या है इसको लिख दीजिए 2 -7 11 -8 7 -9, 2 -7 11 -8 7 -9 6 -7 एंड 5। तो ये हमारा हो गया A इनवर्स। हाँ, ये जो नंबर 14 लिखा अपान में, इस पूरे एलिमेंट को हम चाहें तो -14 से डिवाइड भी कर सकते हैं, सब फ्रैक्शन में आ जाएंगे एलिमेंट्स, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों सही है, आप डिवाइड कर भी सकते हैं और यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब कोई अगर मैट्रिक्स दिया है A इस टाइप का, तो उस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स ऐसे फाइंड करते हैं स्टेप वाइज। तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस हैं उनका हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स जो दिए होते हैं उनको सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के लिए, और उनकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसका भी हम लोग चेकिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है तो मैट्रिक्स का यूज करते हैं, और जो वेरिएबल्स हैं x y z या x y, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, वो कंसिस्टेंट है या जो है इनकंसिस्टेंट, चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो इसको सपोज कर लेते कुछ, लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस
B2y A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2 एंड A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। ये 3 इक्वेशन मान लिया है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, ये वेरिएबल्स हो गए, और बाकी जो A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये 3 इक्वेशन हो गए। हमें यहाँ पर वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मेथड क्या होता है, इसको लिखते हैं हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे, इट कैन बी expressed in the form of ax equals to b। ax equal to b फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, a क्या है, एक मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है। इनको लिखते हैं ऐसे, a मीन्स मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x y z बाय गिवन इक्वेशंस a1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 A3 B3 C3, ये हो गया। X मीन्स वेरिएबल्स x y z इक्वल्स टू B मीन्स राइट हैंड साइड मीन्स D1 D2 D3 D1 D2 एंड D3। यहाँ लिख सकते हैं वेयर A मीन्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 X मीन्स X Y Z एंड B मीन्स D1 D2 D3। जो हो गया A स्क्वायर टू बी वाई फॉर्म में इसको लिख दिया। तो इस टाइप से हम लोग इसको मैट्रिक्स को अरेंज करते हैं, और फिर जो फार्मूला होता है उसमें इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं केस 1। केस 1 क्या है, if matrix A is a non-singular matrix, then its inverse exists। अगर A क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कंडीशन क्या पढ़ा आपने, सिंस AX इक्वल्स टू B। तो इसको x के लिए सॉल्व करना है, इन्वर्स फॉर्म में लाना है। क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में A इनवर्स के प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, प्री मीन्स पहले हम लोग A इनवर्स AX इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, दोनों को हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा आपका A इनवर्स इंटू A X इक्वल टू A इनवर्स B। तो बाय एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये A इनवर्स A मीन्स, इसको लिखा मैंने A इनवर्स इंटू एक्स था, इसको लिखा बाय एसोसिएटिव लॉ A इनवर्स A इंटू एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है I X इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। यहाँ रीजन क्या है, सिंस A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू यह होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिखा, यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस
आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो ये हो गया ए इनवर्स बी, सिंस आई एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको लिख दिया। तो एक रिजल्ट हमको मिलता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम लोग किसी इक्वेशन को, जो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, चाहे वो 2 वेरिएबल का हो चाहे 3 वेरिएबल का हो, सॉल्व करते हैं किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, जहाँ x लिखा है वहाँ पर एक्स वाई जेड कर देंगे, ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, ए क्या होता है बताया था, बी क्या होता है, जो बी था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स को, तो ए इनवर्स बी फाइंड करते हैं, जो मिलता है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स, और x को हम लोग जो मिलता है रिजल्ट क्या मिलता है हमको, वो सेम ऑर्डर का मिलता है। इनको कंपेयरिंग कर लेंगे तो एक्स वाई जेड जो अननोन वेरिएबल्स थे वो मिल जाएंगे, और इसको बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग a system of linear equation is known as मैट्रिक्स मेथड। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। केस टू क्या है, इसको देखें। इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जो मैट्रिक्स ए दिया गया है अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। देन इट्स इनवर्स does not exist। So now calculate क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। हम चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए दिया गया है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर वो सिंगुलर है तो उसका जो डिटरमिनेंट है 0 आएगा। तो 0 आने से कन्फर्म हो कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। जब ये कन्फर्म हो जाए कि एग्जिस्ट नहीं करता है इनवर्स, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे इसका हम पार्ट ए देखते हैं, 2 केस बनते इसमें। केस क्या बनेगा, इसको देखें। फर्स्ट केस, इफ इट्स वैल्यू, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, hence system of linear equations are inconsistent ये हो गया। अगर 0 नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। सेकेंड पार्ट इसका बी क्या होगा, अगर ये 0 हो जाए तो इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू
b equals to 0, then the system of linear equations has infinite number of solutions. Infinite number of solutions, and the system of linear equations are consistent. ये कुछ टेस्टिंग्स हैं, हम चेक कर सकते हैं इससे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसको फाइंड कर सकते हैं बाय दिस टेस्टिंग। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल हम करना चाहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स और इन 3 वेरिएबल्स, उसमें हम लोग इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल था एक्स वाई जेड या एक्स वाई जो भी है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स मेथड से करके देखते हैं। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग इस पर। एक क्वेश्चन है ये, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड यहाँ पर वेरिएबल होंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें मैट्रिक्स मेथड से। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन होगा इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में लिखेंगे तो a मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स विथ साइन, तो इसको लिखेंगे ऐसे 5 -1 1 -1 1 3 2 -5 3 2 -5 1 3 -2 1 3 -2। जो यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स थे उनको विथ साइन लिखा। फर्स्ट से आपको फर्स्ट रो मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो मिल जाएगा, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो मिल जाएगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए। एक्स जो कैपिटल का है इसका मीनिंग था वेरिएबल वाई एक्स वाई जेड, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। इक्वल्स टू बी मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4 to 5। तो ये क्या है, ए हो गया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स एक्स हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया। इससे कंपेयर कर लिया। तो अब क्या करना है हमको, जो फार्मूला था, क्या फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू, फाइंड करना है एक्स इनवर्स निकालना है हमको, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ता है हमको, पहले इसका मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। निकालिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, चेक करते हैं इसकी वैल्यू 0 है कि नॉन 0 है। एक्सपेंड दिस फर्स्ट रो के अलावा करेंगे इसको, तो 5 मिलेगा, ये इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -4 2 to 4 -4 प्लस 3 5 15, ये हो गया -+1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिए, तो 3 2 6 -6 हो गया और +5 +1 इसको लिया। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 3 2 1 3 मिला, 3 3 9 -2, ये हो गया 9 -2। चेक करिए इसको कितना आएगा, 15 - 4 11 होगा, तो 5 × 11 -1 -6 + 5 -1 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 9 - 2 7, तो ये हो गया 55 -1 + 7, ये हो गया हमारा 55 + 7 62,
-1 ये हो गया 61। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर्स ऑफ ए आर क्या है, A11 इसको लिख लीजिए ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़, 2 - 5 2 - 5 3 - 2 3 - 2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो मेरा 2 - 5 3 - 2 ये लिखा। सॉल्व करेंगे तो -4 मिलेगा प्लस 15 मिलेगा, तो ये हो गया हमारा 11। नेक्स्ट A12 फाइंड कर लेंगे, ये निगेटिव में होगा। A12 मीन्स -1, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 3 - 5 3 - 5 और 1 - 2 1 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -3 2 या 6 -6 + 5, तो ये हो गया हमारा -6 + 5 -1 माइनस मल्टीप्लाई किया +1। A13 क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉजिटिव में आएगा। A13 मीन्स 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दे, 3 2 1 3 3 2 1 3, इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा 9 - 2, तो ये हो गया हमारा 7। तो फर्स्ट रो के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अब निकालते हैं सेकेंड रो और थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे। A21 क्या होगा, या माइनस में आएगा। A21 मीन्स 3, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो ये हमको मिलेगा -1 1 -1 1 मिला, और 3 - 2 मिलेगा, 3 - 2 मिलेगा। सॉल्व किया तो क्या मिलेगा माइनस, ये हो गया 2 - 3 -1, ये हो गया +1, 2 - 3 -1 प्लस। A22 क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं A22 से, तो सेकेंड रोज और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो 5 1 1 - 2 5 1 1 - 2 5 1 1 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -10 -1 -11। ऐसे ही A23 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये निगेटिव में होगा। 23 मीन्स -5, तो -5 का रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, 5 - 1 1 3 5 - 1 1 3, -5 के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो ये मिला 5 - 1 1 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं, -1 रहेगा ये हो गया 15 माइनस +1, तो ये हो गया -16 5 3 15 -1 +1 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा होगा A31 इक्वल्स टू लिखेंगे, ये पॉजिटिव में होगा। 31 मीन्स 1, इसका रो छोड़ दिया कॉलम छोड़, -1 1 -1 1 2 -5 2 -5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 5 1 जा 5 -2 बिकम्स 3। A32 क्या होगा, ये निगेटिव में आएगा। A32 मीन्स 3, तो इसका रो कॉलम छोड़ दिया, 5 1 3 -5 5 1 3 -5, इसको सॉल्व करेंगे तो -25 -3, तो ये हो गया 28 25 30, हाँ ठीक 28 हो गया। नेक्स्ट होगा A33, ये पॉजिटिव में होगा, ये -2 लेंगे तो -2 का रो कॉलम छोड़ दिया, 5 -1 3 2 5 -1 3 2 5 -1 3 2, इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 2 5 या 10 -3, ये हो गया 13। तो कोफैक्टर निकालते हैं, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स C इक्वल टू, अब जो कोफैक्टर्स थे उनसे हम बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो A11 हमारा होगा 11, A12 क्या होगा 1, A13 7,
और A21 होगा 1, A22 होगा -11, A23 होगा -16, A31 होगा 3, A32 कितना होगा 28 और A33 होगा 13। तो ये लिखा कोफैक्टर। तो इससे हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ सी। तो ट्रांसपोज यहीं पर कर दे रहे हैं, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या मिलेगा 11 1 7, 11 1 7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा 1 -11 20 1 -11 -16। जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बनेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, ये होगा 3 28 एंड 13। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम निकालते हैं इनवर्स। इधर ए इनवर्स क्या होता है, सिंस ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन ये 61 आया था, और एडजॉइंट ऑफ क्या है इसको लिख देते हैं 11 1 3 11 1 3 1 -11 28 7 -16 13। ये हो गया। अच्छा, तो ए इनवर्स मालूम हो गया। और कंडीशन क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ रखें x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स और बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स क्या, इसको लिखते हैं पहले। ए इनवर्स 1 अपॉन 61। ए इनवर्स क्या है 11 1 3 1 -11 28 7 -16 एंड 13 इंटू बी। बी क्या होगा 4 to 5 4 to 5, इसको लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 1 अपॉन 61। अब मल्टीप्लाई के लिखते हैं 11 इंटू 4 मीन्स 44 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 3 5 जा 15। नेक्स्ट 1 इंटू 4 मीन्स 4 -11 2 जा -22 प्लस 28 5 जा 140 7 4 जा 28 16 2 जा 32 -32 हो जाएगा 13 5 जा 65। एक बार चेक कर सकते हैं इसको। 4 जा 44 2 1 जा 2 3 5 जा 15, फिर 1 4 जा 4 11 2 जा 22 निगेटिव में हो जाएगा 18 5 जा 140 हो जाएगा 7 4 जा 28 16 2 जा 32 निगेटिव में 13 5 जा 65। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। एक्स इक्वल टू क्या मिला हमको 1 अपॉन 61, ये लिखेंगे। और क्या मिला 44 प्लस 17, ये हो गया 61। यहाँ क्या मिलेगा 140 माइनस 22 मीन्स 118 प्लस 4 122 ये हो गया 28 माइनस 32 मीन्स -4 प्लस 65 मीन्स 61। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x मीन्स x क्या था हमारा पर x y z था कैपिटल x, तो इसको लिखें x y z। जहाँ कैपिटल x था वहाँ पर लिखा x y z इक्वल टू, इसको हम लोग अब डिवाइड भी कर लेंगे 61 अपॉन 61, इसको ऐसे लिखें 122 अपॉन 61, फिर 61 अपॉन 61, तो क्या मिलेगा
ये हो गया हमारा 61/61 मीन्स 1, 61 2 या 122, 61 कैंसिल 1। तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 to 1 ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग दोनों मैट्रिक्स को जब सेम ऑर्डर में हो तो कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स ये भी है, तो दोनों इसको सॉल्व करके मिला था 1 to 1, तो दोनों कंपेयर कर लें तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा, y इक्वल टू 2 मिलेगा और z इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये आपका आंसर होगा। अब ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप चाहें तो x, y और z के इन वैल्यूज़ को हम किसी भी तीनों इक्वेशन में रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये वेरीफाई करेगा। अगर फर्स्ट में रखें तो 5x1 है हमारा, तो 5 1 5 हो गया, y क्या है 2 है, तो 5 - 2 3 हो गया, प्लस z कितना है 1 है, तो 3 + 1 4 हो गया, 5 - 2 3 + 1 4। तो किसी में रखें सेटिस्फाइड करेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके बोर्ड में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मिलेगा जो सेक्शन डी का होता है 6 मार्क्स का, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें और ये कंफर्म है कि आना है, इसको ये एग्जाम में आएगा। आउट टॉपिक है बिल्कुल कि ये क्वेश्चन ही आउट है। पर होता क्या है, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है इसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। हाँ एक चीज़ और, इनके जो ऑर्डर है एक्स वाई जेड को, इसको वाई एक्स जेड लिख दें, जेड एक्स वाई लिख दें, जो भी लिखा हो, या कोई टर्म ना लिखा हो, मान लिया यहाँ पर एक्स ना लिखा होता, -y+z लिखा होता, तो हम 0 लिखते हो, 0x, मतलब जो चीज़ एब्सेंट है उसको हम 0 के साथ लिख सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग वही रहेगा और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता नहीं है, तो हम 0x लिख सकते हैं। मान लो y का टर्म गायब है और कहीं पर एक्स वाई लिखा है, कहीं एक्स वाई जेड तीनों लिखा हुआ है, कहीं एक्स जेड लिखा है वाई नहीं है, कहीं वाई जेड लिखा है एक्स नहीं है, जेड एक्स है तो वाई नहीं है, जो टर्म नहीं है उसको हम इंटू वाई, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं, 0y लिख सकते हैं प्लस करके। इस मान लीजिए यहाँ पर x था, ये ना होता, सिर्फ लिखा होता 3y - 2z, तो क्या लिखते हैं 0x + 3y - 2z, तो 0 मतलब 0 तो हुआ, तो 0 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने अंतर नहीं पड़ता, वही रहेगा, तो 0 कर देंगे। दूसरी चीज़ और ध्यान रखें, इसी में और क्या चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड क्या है, ये लिखा हो अपान में, जैसे लिखा होता x/5 - y/1 + z/1 = 4, x अपान या 3/x + 2/y, तो इसको लिखा होता 5/x, ऐसे लिखा होता 5/x 1/y माइनस में + 1/z = 4, ये क्या लिखा होता 3/x 2/y - 5/z = 2 लिखा होता ऐसे। तो जो 1/x 1/y 1/z होता है, इसको हम लोग चाहे तो इसी फॉर्म में लाने के लिए 1/x 1/y 1/z को क्या मान सकते हैं, 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए और 1/z को w मान लीजिए। तो u v w फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा, फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कंपेयर करके फिर बाद में हम लोग u v w को x y z में कन्वर्ट कर लेंगे और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जितना पॉसिबल है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। क्या करना है आपको कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे और जो रेफरेंस बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो कोशिश करें कि इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए ताकि एग्जाम में आप कर पाएँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा और इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़रूर कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको। बस एक चीज़ है कि आपको मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आप वीडियो को देखिए, समझिए, यूज़ करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस को देखिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी कीजिए। जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, मेहनत से बनाएंगे ताकि आप लोगों को कुछ सीखने ज़रूर मिलता रहे। शेयरिंग इसलिए करिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास बुक्स की व्यवस्था नहीं है, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं वहाँ पर नेट की व्यवस्था नहीं होती है, शॉप्स तो बिल्कुल बंद ही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को आप और आगे बढ़ाइए ताकि औरों को फ़ायदा हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, आप भी सीखिए और सिखाने में आप हेल्प कीजिए। तो हमारे ख्याल से आप सही विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का कोई लॉस नहीं होगा, कुछ तो सीखेंगे ही। जहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे बिना किसी फैसिलिटी के, उससे बेहतर है कि आप यूज़ करिए सिस्टम को और खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मुझको भी मिलता है मोटिवेशन, हम और इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग हेल्प करते रहेंगे,
हमारा भी, अपना भी, औरों का भी। तो इससे क्या होगा, हम एक दिन सिलेबस ख़त्म भी करेंगे, ऐसा नहीं है, पूरा करेंगे। अगर आप लोग हेल्प नहीं करते हैं तो सीधी बात है, नो डिमांड नो सप्लाई, कोई उसका मतलब नहीं होता। तो कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर फ़ायदा हो। और आप लोग जो बताया मैंने कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए, और जैसा आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे दूसरा, वहाँ मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू। ओके।